Hello viewers, welcome again to the YouTube channel English Origin। ये भी एक कंटिन्यूड क्लास है। पिछले क्लास में आपको हम बताए थे सेंटेंस के बारे में कि सेंटेंस में दो इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट में आपको वो सभी आवश्यक जानकारी दे दिए हैं जो आपको अभी सर्वाइवल लेवल पर या बेसिक लेवल पर कोई कठिनाई नहीं होगी। उसका सब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन बता दिए हैं, उसके नंबर बता दिए हैं, उसके पर्सन बता दिए हैं, केस बता दिए हैं। अब चलते हैं कि वो जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके बगैर सब्जेक्ट की कल्पना नहीं कर सकते, वो है प्रेडिकेट। तो ये प्रेडिकेट क्या होता है ये आपको समझना ही होगा। तो प्रेडिकेट के बारे में आपको मैं बता दूं कि सब्जेक्ट एक वो हिस्सा था जिसके बारे में कुछ कहा जाता था, या कर्ता यानी कि काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो वेरी सिंपल, बस यहीं आप दिमाग को कंसंट्रेट कर दीजिए कि सब्जेक्ट के बारे में जान गए हैं तो प्रेडिकेट के बारे में भी जानना होगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ योर सेंटेंस। तो सेंटेंस के लिए जो आवश्यक अवयव हैं, इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें से आता है प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट की एक परिभाषा देते हैं, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। ये आप समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, आई टीच यू इंग्लिश। तो यहाँ आई इज़ द सब्जेक्ट। कोई दिक्कत आपको? ये आपका सब्जेक्ट, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं आप, क्योंकि पढ़ाने का काम करने वाला कौन है? आई है। तो ये सब्जेक्ट हो गया आपको। अब चलिए, टीच यू इंग्लिश, ये ऑल अबाउट सब्जेक्ट है। ये जितनी भी बातें हम बता रहे हैं वो सभी सब्जेक्ट के बारे में है। तो इंक्लूडिंग ये आपका वर्ब है, रिमेंबर इट। तो वर्ब के साथ साथ जितनी आगे की बातें हैं वो सभी प्रेडिकेट है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, बाकी हिस्सा उसका प्रेडिकेट हो गया। ये क्लियर हुआ? अनदर एग्जाम्पल लीजिए, ही टेल्स मी ए स्टोरी। तो अगेन ये आपका सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट कह रहा है कि वो कहता है मुझे कहानी। तो ये भी आपका हो गया प्रेडिकेट। तो ये समूचा हिस्सा प्रेडिकेट हो गया, और ये भी आपका हिस्सा पूरा प्रेडिकेट हो गया। काइंडनेस इज ए गुड क्वालिटी। अब देखिए, काइंडनेस ये सब्जेक्ट है आपका, तो ये समूचा हिस्सा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। उसी तरह से दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो दिल्ली इज योर सब्जेक्ट, और इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये समूचा प्रेडिकेट हो गया। ये दिमाग में आप सेट कर लीजिए, आपको प्रेडिकेट क्लियर हो जाएगा। राम रीड्स ए बुक। इस एग्जाम्पल को गौर से देखिए आप। राम पढ़ता है एक किताब, यानी कि राम एक किताब पढ़ता है। तो ये राम आपका सब्जेक्ट है, बिल्कुल क्लियर है। दूसरा चीज़ है वर्ब, ये है रीड्स, वर्ब है, रीड मैंने पढ़ना, और ये वर्ब हो गया। ए बुक, इसको तत्काल जान लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के मेल से ये आपका प्रेडिकेट बना। तो प्रेडिकेट में सब्जेक्ट को छोड़ करके देख रहे हैं, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है। हो सकता है कि इसमें और भी बातें हों, डेली, इन द इवनिंग, इन द नाइट, जो भी रहेगा, तो वो सारा चीज़ ऑब्जेक्ट, इसलिए इसको हमने घेरा नहीं है, इसको हम खुला छोड़ दिए हैं। यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। अब चलिए, ऑब्जेक्ट हम आपको इन डिटेल पढ़ाएंगे आपको बढ़िया से, क्योंकि आप ऑब्जेक्ट भी नहीं जानेंगे तो आपको कठिनाई होगी। अब चलते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन एक सेंटेंस का इम्पोर्टेंट जान लीजिए। दूसरा हिस्सा है वर्ब। अब ये वर्ब को बढ़िया से समझिए, क्योंकि मेरा ये कहना है कि वर्ब जानना इसलिए ज़रूरी है कि द इंटायर रूल्स ऑफ ग्रामर इज जस्ट ए प्ले ऑफ वर्ब्स। यानी कि वर्ब को समझा तो समूचा ग्रामर समझ गया। क्योंकि आप देखिए, टेंस जानेंगे आप वहाँ वर्ब के बारे में जानेंगे, वॉइस जानेंगे आप वहाँ वर्ब के बारे में जानेंगे, नरेशन जानेंगे आपको वर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। मीनिंग दियर बाय कि वर्ब इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ब अगर क्लियर नहीं होगा तो आपका वो सारा चीज़ गड़बड़ा जाएगा। और तो इसलिए आपको वर्ब को बढ़िया से समझना चाहिए। अब चलिए, वर्ब की दुनिया में वर्ब कहते किसको हैं? तो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक हिस्सा था जिसमें हम बताए थे कि ये सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के विषय में होना या करना बताता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, होना या करना दो चीज़ है। होना मतलब टू बी, और करना मतलब टू डू। तो ये दो चीज़ है। यहाँ कह सकते हैं कि टू बी का भी पोजीशन देता है और टू डू का भी पोजीशन देता है।
तो करना और होना ये दोनों चीज़ बताने वाला जो शब्द होता है वही क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो यहाँ तक आप वर्ब के बारे में मोटा मोटी समझ गए। अब चलते हैं वर्ब के आगे चलते हैं। वर्ब भी एक नहीं होता है, दो होता है। अब देखिए वर्ब के बारे में आपको हम अभी डेफिनेशन बताए हैं, फिर आपको हम काइंड्स ऑफ क्या कहते हैं वर्ब बताएंगे, फिर टाइप्स ऑफ वर्ब बताएंगे, फिर फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताएंगे। तो वर्ब की भी बहुत बड़ी दुनिया है। चलिए आगे बढ़तेंगे। फिर हम वो वर्ब से आगे जाएंगे तो वर्बल नाउन बताएंगे, वर्बल एडजेक्टिव बताएंगे, वर्बल एडवर्ब बताएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने जो अपने कोर्स को डिज़ाइन किया है, आपको एक बार फिर मैं रिमाइंड कर दूं कि वो मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ कि आगे जो एडवांस कोर्स आप में हम आपको ले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें बताएंगे। अगर आपका ये बेसिक कमज़ोर है, अगर आप बेसिक नहीं समझते हैं तो वहाँ बिल्कुल नहीं समझ सकते आप, क्योंकि फिर आपको लौट करके हमको ये समझाना होगा, या फिर आपको ही ज़रूरत होगी कि ज़रा सब्जेक्ट जाने, ज़रा वर्ब जानते, ज़रा सा प्रेडिकेट जानते। तो ये सब चीज़ें आपको फिर वापस कर देगा। तो इसलिए वो टाइम टेकिंग हो जाएगा। इसलिए द फास्टेस्ट वे जो प्रिपरेशन होगा आपका, ईजीएस्ट वे यही होगा कि आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ के जाना चाहिए, राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो यही आपका डायरेक्शन होना चाहिए, यही रोड मैप भी है। हमने आपको पहले वीडियो में ही बता दिया है कि व्हाट विल बी दी रोड मैप ऑफ योर इंग्लिश लर्निंग। तो उसमें हमने क्लियरली बताया था कि आई विल मूव राइट फ्रॉम द बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। तो बेसिक लेवल पर हम आते हैं वर्ब के बारे में आज। तो इस वर्ब में क्या हम बता रहे हैं कि दो तरह का वर्ब होता है, एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब। ये आप लोग पहले से सुनी हुई बातें हैं, क्योंकि हम बहुत नीचे नहीं जा रहे हैं, इसलिए कि हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि ये जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं या जो भी इसको पढ़ रहे हैं, वो कम से कम तो बेसिकली वो 8 क्लास के बाद से इसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए कठिनाई नहीं होगी। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी ये सब आप जानते होंगे। तो इसमें देखते हैं वर्ब दो तरह का हुआ, एक वर्ड एक्सिलरी, दूसरा मेन वर्ब। अब आपको कभी कभी क्या होता है कि इसके दूसरे नाम से भी जाना जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है, तीसरा एनोमलस वर्ब कहलाता है, और हिंदी में इसको सहायक क्रिया के रूप में जानते हैं, जिसको हम शॉर्ट में ए भी कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब का शॉर्ट हो गया ए भी। इसी तरह से सिमिलरली आपको मेन वर्ब को हम लोग फुल वर्ब भी जानते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी जानते हैं, हिंदी में मुख्य क्रिया जानते हैं, शॉर्ट में ए भी जानते हैं। ये दिमाग में रख लीजिए तो आपको आसानी होगी। आगे आपको बार बार इसकी चर्चा होगी, आपको समझना होगा ये हमारा एक्सिलरी वर्ब है, ए भी है, वो मेरा मेन वर्ब है। तो टेंस में भी, फॉर्म वगैरह में भी बताएंगे आपको। तो इसकी आपको इसी शॉर्ट कोड से आपको समझ जाएंगे, इस एब्रीविएशन से आप समझ सकते हैं। जो फुल वर्ड का ये एब्रीविएशन है, संक्षिप्त रूप है, जिसको कहते हैं ए भी से एक्सिलरी वर्ब, जिसमें और एम भी से मेन वर्ब। अब चलते हैं, आज हम चर्चा करते हैं इसकी एक्सिलरी वर्ब के। तो एक्सिलरी वर्ब थोड़ा सा इसकी भी परिभाषा जान लीजिए, वेरी सिंपल है। एक्सिलरी का मतलब होता है सपोर्टिंग, दैट सपोर्ट्स, दैट हेल्प्स। किसको हेल्प करता है? तो मेन वर्ब को। और दूसरा और क्या करता है? तो इसका हम एक सीधी आपको हम बता दिए हैं, एक डेफिनेशन दिए हैं कि इट हेल्प्स टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस एंड दस कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ द वर्ब। मीनिंग, ये अर्थ को भी पूरा करता है। दूसरा, ये टेंस के फॉर्मेशन में मदद करता है। कौन? एक्सिलरी वर्ब। टेंस के फॉर्मेशन में इसके बगैर नहीं हो सकता, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। अब दूसरी बात हम यहाँ कर रहे हैं कि ये टेंस के विभिन्न रूप का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि 12 टेंसेज होते हैं। तो इंडेफिनिट होता है, इम्परफेक्ट होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का। तो वो जो काइंड्स जब जानेंगे तो उसमें सब उच्च आपको इसी हेल्पिंग वर्ब का मदद से आपको बनता है। इसलिए इसको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम अभी तक आपको टेंस की जानकारी नहीं दी है। इसकी वजह यह है कि अगर आप ये न जानेंगे तो वहाँ फिर उलझेंगे आप, फिर परेशानी होगी, तो फिर आपको पीछे आना पड़ेगा। तो ये जान गया कि ये क्या करता है, टेंस को ही डिफरेंट रूप बनाने में इसको ये मदद करता है, टेंस को। चलिए अब देखते हैं कि ये एक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या कौन सब है। एक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ एक्सिलरी वर्ब इज 24, 24। ये कितने हैं? एक्सिलरी वर्ब की कुल संख्या 24 है। तो फॉर कन्वीनियंट, सुविधा के लिए हम इसको 12 और 12 के हिसाब से तोड़ देते हैं। तो 12, 12, 24 हो गया।
तो 12-12-24 होता है, आप जानते ही हैं। अब इसको भाग इसलिए किए कि ये जो एक 12 है और दूसरा 12 है, फर्स्ट 12 सेकेंड 12, दोनों का अपनी अपनी खासियत है, अपनी विशेषता है। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी के साथ फर्स्ट 12 का। तो ये फर्स्ट 12 क्या होता है कि जिसमें आता है बी, इज, एम, आर, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैड। हो सकता है पॉसिबली बहुत ऐसे लड़के इसमें जानते होंगे आप लोग, फिर एक बार जान लीजिए। लेकिन इसका ट्रिक्स दे रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक, कि इट टेक्स ओनली मेन वर्ब, मेन वर्ब का पहला रूप ये कभी नहीं लेता है। इट नेवर टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। तो ये दिमाग में सिर्फ जब भी आप ये लिखें, अगर आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं आप, तो उसमें अगर आपको इज, एम, आर या वाज जैसे लिखे आप, बी श्योर कि वहाँ मेन वर्ब का पहला रूप नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आई एम गो कभी लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। ही इज गो, इसमें इज लिखते हैं क्या? नहीं लिखते हैं। दे आर गो कभी होता है क्या? यानी कि यहाँ ये देख रहे हैं सभी मेन वर्ब है, मेन वर्ब का पहला रूप है, इसके साथ कभी भी ये नहीं आ सकता है। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शन हैं जिसमें आता है डू, डज, डिड। इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर ट्रांसलेशन में बताएंगे। जब एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें से एम्बी1 लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल आई डू गो, मैं जाता तो हूँ। ही डज टेक टी, वो चाय तो पीता है, चाय पीता ही है। ही डिड अटेंड द क्लास, वो वर्ग में उपस्थित तो था। यानी कि जब हम फोर्स देते हैं, एम्फेटिक बनाते हैं, उसमें व्हेन वी ले मच स्ट्रेस ऑन द पर्टिकुलर वर्ब, मेन वर्ब को, तो उसमें हम ये इसी रूप में रहता है। तो डू डज को एक्सेप्शन में मान लेते हैं। बाकी आप बी श्योर कि व्हेन एवर यू यूज दिस एक्चुअली वर्ब्स देयर विल नॉट बी द मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, बी श्योर। नाउ कम टू द सेकेंड 12। थोड़ा सा मैं फास्ट कवर कर रहा हूँ, बी कंसंट्रेट। आपको जो ज़रूरत हो तो आप उसको रिवाइंड कर सकते हैं, फिर आप उसको समझ भी सकते हैं। फिर इसका मैं PDF भी आपको फ्री में दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। तो फॉर योर कन्वीनियंस आई हैव टेकन मच पेन टू मेक इट कन्वीनियंट फॉर यू। तो चलिए सेकेंड 12 के बारे में जानते हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ये सब जो है आपका सेकेंड 12 है। ये सेकेंड 12 जो है इसको मॉडल एक्सिलरी कहते हैं, या कुछ लोग इसको मॉडल्स भी कहते हैं। और यहाँ भी एक ट्रिक है कि जैसे यहाँ मेन वर्ब कभी नहीं होता है, तो यहाँ देखिए हमने मेन वर्ब का पहला रूप ऑलवेज लिखते हैं। ऑलवेज का मतलब हुआ हमेशा, मतलब कि जैसे आप शैल, शुड, विल, वुड लिखिए तो बी श्योर कि इसके बाद आने वाला मेन वर्ब पहले रूप में होगा। आंख बंद कर लीजिए, चाहे एरर हो, एडवांस लेवल पर हो या कॉम्पिटिटिव लेवल पर, किसी भी एग्जामिनेशन में आपको जब एरर डिटेक्शन के लिए आता है या आप जब लिखते हैं उसको अगर आप रिवाइज करते हैं तो वहाँ ज़रा सा आप चेक कर लीजिएगा कि अगर ये सब एक्सिलरी वर्ब आया है तो पहला रूप कभी नहीं रहेगा। ये सब अगर आया है तो पहला रूप ही रहेगा, दूसरा कोई रूप नहीं आ सकता। ये बहुत बड़ा मुश्किल आसान कर दिए आपको। क्या कर रहे हैं कि मेन वर्ब का पहला रूप हमेशा होता है। जैसे आई शैल गो, यू कैन गो, ही विल गो, यू मस्ट ओबे, इस जब भी होगा मेन वर्ब का पहला रूप ही लेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा कोई रूप नहीं लेगा ये। तो मैं समझता हूँ आप ये समझ गए। ये इसलिए भी इसको कहते हैं कि ये मोड या मैनर बताता है, ये मॉडल वर्ब्स, इसलिए इसका नाम पड़ा है मॉडल वर्ब। तो अब आपको बता रहे हैं एक अंतिम चीज़ जो एक्सिलरी वर्ब के बारे में आपको पूरी जानकारी दे देगा, और इसके पीछे बहुत बड़ा मैथमेटिक्स भी छिपा हुआ है। वो है फॉर्म्स ऑफ ए बी, यानी कि ए बी के रूप। ये ए बी के रूप क्या होता है? तो ए बी का रूप जो है वो दो ही होता है, प्रेजेंट और पास्ट। प्रेजेंट और पास्ट। एम इज हमेशा प्रेजेंट माना जाता है, इसी का पास्ट वाज होता है। आर का पास्ट वेयर होता है, डू डज का डिड, हैव हैज का पास्ट हैड, शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट, मस्ट का नहीं होता, ऑट टू का नहीं होता, डेयर का नहीं होता, नीड का भी नहीं होता, और ये लास्ट वाला यूज टू हमेशा पास्ट रूप में रहता है। कहने का मतलब इसको हम प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए आपको फिर मैं बताऊं कि जूनियर से लेकर एडवांस लेवल तक, कॉमन लेवल तक आपको हेल्प करेगा कि यूज टू कभी भी प्रेजेंट के सेंस में नहीं इस्तेमाल होता है। जब भी रहेगा ये पास्ट के सेंस में रहेगा। जैसे ही यूज टू
गो टू लाइब्रेरी, वो जो रोज़ काम करते हैं तो उसको कहते हैं यूज्ड टू। वो ही यूज्ड टू स्विम इन द रिवर, वो नदी में तैरा करता था, तो ये पास्ट के सेंस में रहता है। हम इसको प्रेजेंट में नहीं बना सकते कि ही यूजेस टू स्विम इन द रिवर, कि वो नदी में तैरता है, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए ये समझ गए। अब यहाँ एक अंतिम बात कह दूँ आपको कि ये जो रूप है ये बड़ा मैथमेटिकल है अंग्रेजी ग्रामर में। एक बार फिर बताऊँ, मैंने कोशिश भी की है। अंतिम ग्रामर जो मैंने लिखा है वो है मैथमेटिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। उसमें ये है जितने भी आइटम हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो मैथमेटिकली बड़ा बढ़िया से अरेंज्ड हैं और पूरे सॉकेट में एकदम जैसे फिट बैठा हुआ है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि यू मस्ट बी करेक्ट इन योर एक्सप्रेशन। तो चलिए आज मैं आपको बताऊं कि ये भी का दो ही रूप होता है। जिस भी शब्द का अंग्रेजी में, नोट कीजिए यहाँ, जिस भी शब्द का मैक्सिमम दो रूप हो वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है। जिस भी शब्द का मैक्सिमम 5 रूप हो वो मेन वर्ब होता है। जिस भी शब्द का मैक्सिमम 3 रूप हो वो एडजेक्टिव होता है। और जिस भी शब्द का मैक्सिमम 4 रूप हो वो नाउन होता है। इसके बारे में आपको हम बार बार और कई बार आपको बताएंगे कि ये 3 रूप ही है। तो इसमें जैसे ऑक्सिलरी वर्ब में 2 ही रूप है, इसका कोई तीसरा रूप नहीं होता है। आप देख लीजिए, एम इज, इसका पास्ट होता है और इसका तीसरा कोई रूल नहीं होता है। लेकिन जब मेन वर्ब आप पढ़ते हैं तो उसमें B1, 2, 3, 4, 5 तक होता है। तो इसे दिमाग सेट कर लीजिए कि इसके मैक्सिमम 2 ही रूप होते हैं। वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करके कहता हूँ कि आप हमारे वीडियो को जैसे लाइक करें, अगर आपको अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको दूसरी नोटिफिकेशंस आसानी से मिल सके। तीसरा चीज़, अगर आपको ये लगे कि आपके परिवार में, आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी को अगर इसकी ज़रूरत है, अगर किसी आपका साथी का अगर अंग्रेजी कमज़ोर है तो यू कैन शेयर इट। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कहते हैं कि अगर आपको इसमें कोई चीज़ ज़्यादा गड़बड़ लगे तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें हमको। हम आपका स्वागत करेंगे। अगर आप हमको कमेंट करेंगे उससे हमको फीडबैक मिलता है, उससे हमको और इम्प्रूव करके आपको चीज़ें देने में सुविधा होती है। सो अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू मेक ए कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।